बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 है मेरे पास, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, और इसके सेल्फ असेसमेंट जो है वो आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट का, इसमें इसने आपसे सवाल किया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर के होते हैं या एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो आप सीधा आ जाएंगे पेज नंबर 125 पे। इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैंने पहले आपको करवाया था, एक्जैक्टली वही मार्किंग होगी, पहले इसको देख लीजिएगा। पेज 125 पे एनआइसोट्रोपी की जो हेडिंग है ये पूरी होगी, अ वेरी यूनिक बिहेवियर से लेके डिफरेंट डायरेक्शंस तक। अब इसको समझ लीजिए, बात क्या कही गई है इसमें आपसे। इसने आपसे कहा है कि असल में कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं कि जब आपको इसको मुख्तलिफ क्लेवेज से कट करना होता है तो होता क्या है कि मुख्तलिफ क्लेवेज से कट करने की वजह से इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है या थर्मल एक्सपेंशन है, या इसके साथ साथ ये कह लीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या बाज़ औक़ात बॉइलिंग पॉइंट्स भी हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मुख्तलिफ क्लेवेज से कट डाउन करने की वजह से मुख्तलिफ शो हो रही होती हैं। सब्सटेंस एक ही होता है मगर क्योंकि क्लेवेज पैटर्न डिफरेंट होता है, इस वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके ऊपर इफेक्ट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ रहती हैं। तो ये वाला जो बिहेवियर होता है ये कहलाता है एनआइसोट्रोपिक बिहेवियर। और ये ख़ास तौर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इनका कटिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला सेल्फ असेसमेंट जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं दूसरे सेल्फ असेसमेंट की तरफ बढ़ रही हूँ जी। इस सेल्फ असेसमेंट में आपसे इसने पूछा है कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये आइसोमेरिक सब्सटेंसेज होते हैं, आप इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप आ जाइए कि आपने लिखना किधर है, ये आपने आना है सीधा इस तरफ आइसोमॉर्फिज्म में। यहाँ से पॉइंट आउट करेंगे द फिनोमिना इन विच से लेकर सबसे पहले आप आइसोमॉर्फिज्म तक करेंगे, उसके बाद द से लेके आइसोमॉर्फस तक करेंगे, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूट एटम से लेके केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक करेंगे, और आखिर में आपने एक लाइन लिखनी है सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हैव सेम एटॉमिक रेशियो 1:1 एंड क्यूबिक ज्योमेट्री। अब होता क्या है कि इस वाली बात को आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे अपनी, कि आइसोमेरिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं कि वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, फिजिकल नेचर लेकिन मिलता जुलता होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों का आप चेक कीजिए, इसमें सोडियम और क्लोराइड का जो रेशो है वो क्या है 1:1 है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी जो रेशो है वो क्या है 1:1 है। तो ओवरऑल इनका जो एटॉमिक रेशो है वो क्या हुआ 1:1। अब बात करते हैं हम इसकी क्यूबिक ज्योमेट्री की तरफ। तो अगर इनकी ज्योमेट्री देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड की भी ज्योमेट्री क्यूबिक होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्योमेट्री भी क्यूबिक होगी। तो किस्सा मुख्तसर ये ऐसे सब्सटेंस हैं कि जो होते तो डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं या फॉर्म होते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो कह लीजिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होता है। इसी वजह से इसे कहते हैं कि ये एक जैसी शक्ल के हैं, यानी आइसोमॉर्फिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेल्फ असेसमेंट की तरफ। पेज नंबर 129 पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल मिला हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप है एक्चुअली में। इसमें मैं पहले रीड कर देती हूँ आपको कि इसमें है क्या। ये कह रहा है कि रेडियस है जिंक +2 आइंस का 0.74 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग, और S-2 आइंस जो है इसका है 1.84 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। तो आपको डिटरमाइन करना है कि रेडियस रेशो क्या होगा, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको ज्योमेट्री जो है वो जिंक सल्फाइड की प्रिडिक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप आ जाइए, इसी वाले पेज पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है रेडियस रेशो का। वो क्या है कि रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कैटाइन का रेशो यानी जो प्लस वाला आयन है उसका रेशो देखना है, वो क्या है 0.74, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ये कह रहा है रेडियस ऑफ एनाइन यानी जो माइनस वाला आयन है उसका आपने रेशो देखना है, वो क्या लिखा हुआ है आपके पास S-2 का 1.84, ये पुट कर दीजिए। इन दोनों को सिंपली कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.402 आ रहा है, ये तो आ गया आपके पास क्या रेडियस रेशो। अब आप चेक करेंगे कि आपकी ये वाली जो इस तरीके से लिस्टिंग हुई है इसमें 0.402 की वैल्यू किधर है, तो ये बिल्कुल इस तरफ आ रही है नंबर 2 लाइन पर, 0.402 इसके अंदर होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी टेट्राहेड्रल, और देखने इसमें स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल है उसमें भी जिंक सल्फाइड मौजूद है। इसका मतलब आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर सही आइडेंटिफाई किया है। अब सवाल ही पैदा होता है आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके सॉल्व करने का तरीका ये कि सबसे पहले ना आपने रेडियस रेशो का फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज़ को पुटअप करनी है, और उसके बाद बताना है कि क्योंकि ये रेंज इसके अंदर आ रही है तो इसीलिए स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे तो दे दें वरना ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में आपसे ये आस्क नहीं किया। लास्ट सेल्फ असेसमेंट जो उसकी तरफ मैं मूव कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपके ये जो आयोनिक
कंपाउंड्स होते हैं और उसके साथ साथ मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इनमें ये जो कंडक्टिविटी है ये किस तरीके से आप जज करते हैं, मतलब कंडक्टिविटी किस तरीके से होगी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 129 पर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो या तो ये फ्यूज स्टेट में करते हैं या फिर इसका एक बस सोल्यूशन बनाएंगे आप तो करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट्स में नहीं करेंगे। वजह क्या होती है कि जब ये सॉलिड स्टेट्स में होते हैं उस वक्त ये एक पुअर कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इनकी फिक्स पोजीशन हो जाती है। तो अब अगर आप इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते भी हो तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट फ्री स्टेट में नहीं होते, फ्रीली मूव नहीं करते, तो इसी वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से मार्क करना, आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से लेके फिक्स शेप तक। यहाँ पे यही सारी बात है कि अच्छे कंडक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट कैसी हो इनकी स्टेट फ्यूज्ड हो या फिर ये आपके एक्वस सॉल्यूशन जो है उसकी फॉर्म में होंगे तो कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने मेटालिक कंपाउंड्स की या मेटालिक जो सब्सटेंसेस हैं उनकी, कि ये किस तरीके से करते हैं, तो ये भी मार्क करवा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 131, यहाँ पर आ जाइए आप। ये देखिए आपसे कह रहा है कि जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है क्योंकि इनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो मेटल्स होते हैं इनमें इस तरीके से ये देखिए जो रेड डॉट्स हैं ये सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीली मूवमेंट ना आपको इस स्ट्रक्चर में मतलब दिख जाएगी कि रेड स्पॉट्स हैं वो अलग अलग जगहों पर इस तरीके से मौजूद हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी मेटालिक सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मूवमेंट हो सकती है, तो इस वजह से ये कंपैरेटिवली गुड कंडक्टर होते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी के एज कम्पेयर टू द आयोनिक सॉलिड्स। तो अब अगर आप कंक्लूजन करेंगे ओवरऑल तो वो क्या कंक्लूजन होना चाहिए कि जो आयोनिक सब्सटेंसेस हैं ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, और जो मेटालिक कंपोनेंट्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में फ्रीली अपने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो पार्ट है सेल्फ असेसमेंट का वो क्या आपसे पूछ रहा है कि हाउ ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाला क्वेश्चन भी ना तकरीबन इससे मिलता ही जुलता है, क्योंकि देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द डायमंड या कोई सा भी अलग अगर आप कंपोनेंट कंसीडर करें इसके मुकाबले में। तो अभी इसको आपने मार्क कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका पेज नंबर 130 पर होगा, वहाँ से आप मार्क करेंगे जी। तो आपने क्या करना है, पेज 130 पर आ जाएंगे सीधा आप, और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्ड टू 3 अदर कार्बन एटम से लेके ग्लाइड ओवर द अदर तक। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ग्रेफाइट हाउएवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तक। तो इन दोनों पैराग्राफ में वही दोनों बातें हैं जो कि मैंने भी आपको बताई कि देखें क्योंकि ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से लेयर स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से कंडक्ट हो जाती है। जबकि दूसरे सब्सटेंसेज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायमंड मौजूद है तो यहाँ पे क्योंकि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इसके साथ ही ये जो चैप्टर 6 है आपका इसके सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स ये सेल्फ असेसमेंट एग्जामिनेशन में आपके रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो कोशिश क्या कीजिए कि जितने भी सेल्फ असेसमेंट आपको मिल रहे हैं, मैंने इससे पहले भी बाकी तमाम चैप्टर्स के कराए हैं 1 to 5 के, आज चैप्टर नंबर 6 के भी अपलोड हो रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। और कोशिश करूँगी मैं कि वीडियो को जल्दी शूट कर सकूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही इन सेल्फ असेसमेंट्स में या इससे रिलेटेड किसी भी वीडियो में, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।